हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम मानव विकास अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहला है वृद्धि और विकास और दूसरा है मानव विकास के 4 स्तंभ। तो बच्चों सबसे पहले हम वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यह जो वृद्धि और विकास शब्द है ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि यह जो दोनों शब्द है वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट, यह दोनों समय के साथ जो भी परिवर्तन होता है उसको दिखाता है। बच्चों जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ बढ़ती है, चाहे वो पौधे हो, नगर हो, विचार हो, राष्ट्र हो, संबंध हो, या अगर आप खुद की भी बात करें तो आप स्वयं भी बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष होती है। इसका मतलब यह क्वांटिटेटिव और न्यूट्रल वैल्यू की होती है। इसका मतलब यह है कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जिसका मतलब यह है कि यह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो बच्चों एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं कि यह क्या होता है। तो बच्चों मान लो कि किसी शहर में जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई है, मगर उस शहर में रहने की जगह, खाने पीने की चीज़ें और जो भी मूलभूत सेवाएं होते हैं वो सब पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे हम देख सकते हैं कि जनसंख्या की तो वृद्धि हुई, लेकिन क्या ये वृद्धि जो है ये पॉजिटिव है या धनात्मक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के कारण और भी परेशानियां उत्पन्न हो चुकी हैं। पहले से जो 1 लाख लोग थे अब उनको भी खाने पीने रहने की जगह के लिए तकलीफ उठानी पड़ सकती है। तो बच्चों इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि वृद्धि जो होती है वह ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों विकास जो होती है वह गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंज होती है। जिसका मतलब यह होता है कि जब भी धनात्मक वृद्धि यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ होगा तभी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। तो बच्चों चलो अब इसको भी एक उदाहरण से हम समझते हैं। इसे अच्छे रूप से समझाने के लिए मैंने जो आपको अभी तुरंत उदाहरण दिया था उसी के जरिए समझाता हूँ एक बार फिर से। तो मान लो बच्चों यदि जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई और उसके साथ जो भी आवासन और जो भी मूलभूत सेवाएं होती है, खाने पीने की चीजें, वह सब भी पर्याप्त मिल रही है, तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे धनात्मक वृद्धि हुई है, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, जिसके कारण इसे हम विकास यानी कि डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो बच्चों अब हम मानव विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों अब तक यह माना जाता था कि जिस भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उसे उतना ज्यादा विकसित देश कहा जाता था। लेकिन बच्चों हम यह जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी होने से वहां रह रहे लोगों के जीवन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लोग किस प्रकार का जीवन किसी देश में जी रहे हैं, किस तरह की अवसरें हैं उन सबके पास, उनके पास कितनी स्वतंत्रता है, ये सभी विकास के कुछ अहम पहलू हैं जो कि बहुत नई बात नहीं है। तो 1990 में दक्षिण एशिया के 2 अर्थशास्त्रों ने यानी कि इकोनॉमिस्ट ने मानव विकास की अवधारणा का इजाद किया। इस अवधारणा की बात 1975 से लेकर लगभग 1995 के बीच में ही शुरू हो गई थी। डॉक्टर महबूब उल हक समझाते हैं कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। उनका कहना था कि हर प्रकार के विकास में मनुष्य यानी कि हम लोग एक केंद्र बिंदु होते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट होते हैं। वह यह समझाते हैं कि मनुष्य का जो विकल्प होता है वह स्थिर नहीं होता है और समय के साथ बदलते रहता है। उनका कहना था कि विकास का जो गोल होता है, विकास का जो उद्देश्य होता है, वह लोगों को सार्थक जीवन जीने में मदद करना चाहिए। उनका कहना है कि सार्थक जीवन का यह मतलब नहीं है कि लोग लंबी आयु तक जिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर लोगों के पास जीवन का एक उद्देश्य हो। इसका मतलब है कि लोग स्वस्थ हों, अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें, उसका विकास कर सकें और वे समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उसके प्रतिभागी बने और उनका जो भी उद्देश्य है, उनका जो भी गोल है, उनका जो भी एम है वह उसे पूरा करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो बच्चों अब हम मानव विकास की अवधारणा को थोड़ा और बेहतर रूप से जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से ही हर वर्ष मानव विकास सूचांक प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और इंडिया के यानी कि भारत के अमर्त्य सेन ने मिलकर कैसे विकास का एक वैकल्पिक विचार दिया। डॉक्टर महबूब उल हक के बुद्धिमत्ता के बारे में हम इससे भी जान सकते हैं कि वह कहते थे, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न कर लेता हूँ जो कभी थी ही नहीं और पूछता हूँ ये क्यों नहीं है। तो बच्चों अब हम मानव विकास के केंद्र बिंदु के बारे में जानेंगे।
मनुष्य की एक लंबी आयु यानी कि ज्यादा समय तक जीना, शिक्षा प्राप्त करना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाने की जो क्षमता होती है वह मानव विकास के काफी अहम पहलू है जिससे एक सार्थक जीवन जिया जा सकता है। तो इसीलिए संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। इन तीनों के अभाव में मानव का सही मायने में विकास नहीं हो सकता। अक्सर लोगों के पास क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह जो अपने मन का चाहे कर सके। अक्सर लोगों के पास वह क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह जो कुछ भी अपने मन का चाहे कर सके। इन सब का कारण शिक्षा न मिल पाना, ज्ञान का अभाव हो सकता है। इंसान की गरीबी और सामाजिक हानि जो होती है, जात पात, रंग भेद और संस्थाओं की अक्षमता और उसके अलावा अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है, जिससे उन्हें एक लंबी आयु के जीवन नहीं मिल पाती, उन्हें जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन्हें जरूरी ज्ञान नहीं मिल पाता है और वह एक सार्थक जीवन भी नहीं जी पाते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन के क्षेत्र में लोगों की क्षमता बढ़ाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं जिससे उनके पास बहुत सारे विकल्प हो। क्योंकि यदि मानव के पास इन सारे क्षेत्रों में क्षमता नहीं होती है तो उनके विकल्प भी बहुत कम रह जाते हैं। तो बच्चों, इसे चलो अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि क्यों मानव विकास की जरूरत है। तो बच्चों मान लो एक बच्ची है, तो बच्चों मान लो कि एक बच्चा है जिसे कभी भी शिक्षा या ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि वह एक डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर या कोई भी बड़ा अधिकारी बने। उसी तरह जितने भी गरीब लोग होते हैं वह कभी भी बड़े अस्पताल में जाकर चिकित्सा लेने की सोच ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों, पहले उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कैसे उस बच्चे का विकल्प ज्ञान के अभाव में खत्म हो गया और दूसरे उदाहरण उस गरीब इंसान के हालात में कैसे पैसों की कमी के कारण उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो बच्चों, अब हम मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इमारत में उसके जो पिलर्स होते हैं, उसके जो स्तंभ होते हैं, उसी पर वह पूरी इमारत टिकी हुई होती है। तो उसी तरह मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो विचार है वह कुल 4 स्तंभ पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे पहला है समता यानी कि इक्विटी, दूसरा है सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी और चौथा है सशक्तिकरण। तो बच्चों, चलो सबसे पहले हम समता यानी कि इक्विटी के बारे में जानेंगे। इसका मतलब बच्चों यह है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, आयु या कितने ही वो आय यानी कि इनकम वाले लोग हों। इसका सीधा सीधा यह मानना है कि यदि हर इंसान को एक समान अवसर नहीं मिलेगा तो मानव का विकास भी नहीं हो सकता। हालांकि जाति के आधार पर भेदभाव हमेशा हर जगह तो नहीं होते, मगर फिर भी हमारे भारत में कहीं कहीं पर यह देखा जाता है। तो बच्चों, चलो अब इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो बच्चों, यदि हम किसी भी देश में विद्यालय से विरत छात्र यानी कि स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात करें तो उससे काफी रोचक चीजें पता चलती हैं। और यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हम इसके बहुत सारे कारणों के बारे में भी जानेंगे। भारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्त्रियां और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वह समाज के निचले तबके यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं। तो बच्चों, इससे हम देख सकते कि कैसे इन सारे बच्चों को ज्ञान और शिक्षा के अभाव में कैसे इनके विकल्प कम हो जाते हैं, जिनके कारण इनका सही मायनों में मानव विकास नहीं हो पाता है। मानव विकास का अगला स्तंभ है सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब यह होता है कि जो भी अवसर मिल रहे हैं वह निरंतर रूप से सभी लोगों को उपलब्ध हो। इसे हम ऐसे रूप से समझ सकते हैं कि मान लो यदि तुम्हारे बाबा को किसी भी चीज का अवसर मिला हो, वह तुम्हारे पिताजी को भी मिला हो और वह अभी तुमको भी मिल रहा हो, और तुम्हारे भी जो कोई बच्चे होंगे उनको भी यदि वह अवसर मिले, तो यह सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी। सतत पोषणीयता को बरकरार रखने के लिए जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी आर्थिक चीजें हैं, जितने भी मानवीय संसाधन हैं, उन सभी को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसे ज्यादा अभी इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन जो होगी, जो हमारी भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, उन सभी को कम पड़ सकती है। तो बच्चों, चलो अब इसे हम एक उदाहरण के रूप से समझते हैं। मान लो कहीं के लोग अपने समाज की लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं देते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो इनको मिलने वाले जो भी विकल्प होते हैं वो सारे कम हो जाएंगे। क्योंकि यदि यह शिक्षित नहीं हो पाई तो मान लो कल को इनको अगर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी बड़ा अधिकारी बनने का मन हुआ तो वह नहीं बन सकती है। इसलिए जितनी भी पीढ़ी है उनका दायित्व बनता है कि सभी प्रकार के अवसर उनके आने वाली पीढ़ी, उनकी भविष्य की पीढ़ी जो है, उन्हें भी प्रदान हो। तो बच्चों, अब हम उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे उत्पादकता मानव श्रम यानी कि ह्यूमन लेबर की बात हो रही है।
इसका मतलब यह है कि मानव की उत्पादकता यानी कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी समय के साथ बढ़ाई जानी चाहिए और मानव श्रम उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है उनके क्षमता को बढ़ाना। इसलिए हमेशा उनके ज्ञान यानी कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी समाज होता है, जो भी जन समुदाय होते हैं, वही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। तो बच्चों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो एक कृषि है, उसका काम क्या है कि उसे खेती बाड़ी करना चाहिए, मगर वो हमेशा अगर बीमार ही रहेगा तो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी क्षमता कम होने के कारण उसकी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हमेशा बीमार रहने के कारण वह काम ही नहीं कर पाएगा। एक और उदाहरण है बच्चों का। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना पढ़ना चाहिए, अगर मान लो उस समय बच्चे हमेशा बीमार होकर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे तो इससे वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनका सही मायने में विकास नहीं हो पाएगा। सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, इसका मतलब यह होता है कि हर मनुष्य के पास विकल्प चुनने की शक्ति हो, और यह विकल्प चुनने की शक्ति हम उन्हें तभी दे सकते हैं जब उनकी स्वतंत्रता और क्षमता को हम लोग बढ़ा सकें। लोगों की स्वतंत्रता और क्षमता सुशासन और सरकार के अच्छे नीतियों से हो सकती है। समाज के जो निचले तबके के लोग हैं यानी कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो भी लोग पीड़ित है, उनको सशक्त करने का विशेष महत्व है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा वृद्धि और विकास के बारे में और मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में। अगली वीडियो में हम मानव विकास के उपागम और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।